नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का जो प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा था उसका भाग 2। ठीक है, तो भाग 2 में भी आपके लिए बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त क्वेश्चन लाए गए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। क्या होता है दोस्तों, हम आपके लिए मैटर तैयार करते हैं तो उसमें भी बहुत समय देना पड़ता है हमें, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन कंटेंट वाइज लेकर आने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन रखा गया आपके लिए कि प्रकाश का वेग है। आप सब लोग जानते हैं कि प्रकाश का वेग हमेशा मीटर प्रति सेकंड में ही मापा जाता है। तो आप एक बार चेक करके देखें कि मीटर प्रति सेकंड कहाँ पर यूनिट है। तो दोस्तों बी ऑप्शन में हमें मीटर प्रति सेकंड यूनिट दिख रही है। आप लोग ट्रिक से ही देख सकते हैं। ठीक है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको जानकारी दे दूं, यदि मैं ऑप्शन गलत कर रहा हूं यहाँ पर, तो आप लोगों के सामने बिल्कुल जैसे मैंने पहला ऑप्शन देखो यहाँ पर, अगर मैं इस पर टिक कर दूंगा तो बिल्कुल गलत आ जाएगा। देखो गलत का भी निशान लग के आ गया और रेड आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भ्रमित नहीं होना है। देखो यहाँ पर भी बिल्कुल एकदम, अगर मैंने गलत किया तो गलत आ गया। ठीक है, और सही पर ही एकदम सही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। दोस्तों आप सब जानते हो कि जो वह भाग जो चंद्रमा से ढक नहीं पाता है सूर्य का, वह हमें क्या करता है, दिखाई देता है। ठीक है, तो दोस्तों उस भाग को हम कहते क्या, उस भाग को हम कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन 3 में एक ज़बरदस्त क्वेश्चन रखा गया है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है। दोस्तों ये फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, पहले दूसरे ही चैप्टर में है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा 460 सेकंड जो होता है एक पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब, दोस्तों आप जानते हो सूर्य ग्रहण की जब स्थिति आती है तो उस समय चंद्रमा जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ देखो चंद्रमा बीच में कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन ए में ही हमें मिल गया कि चंद्रमा बीच में होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 5, और क्वेश्चन 5 में उसने बताया हमें कि चंद्र ग्रहण घटित होता है। दोस्तों आपको बताना है क्या चंद्र ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, क्या पूर्णिमा के दिन होता है, या अर्धचंद्र के दिन होता है, या अमावस्या और पूर्णिमा दोनों के दिन होता है। दोस्तों आप जानते हो चंद्रमा निकलता कब है, पूर्णिमा के दिन हमें दिखाई देता है। तो वही सब चंद्र ग्रहण भी कब पड़ेगा, पूर्णिमा के दिन। ठीक है, ये ग्रहण कब होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा सूर्य ग्रहण कब होता है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपके लिए कि सूर्य ग्रहण कब होता है। दोस्तों ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है अमावस्या, पूर्णिमा के दिन, किसी भी दिन, या चतुर्थांश चंद्रमा के दिन। दोस्तों आप लोग खूब अच्छे से देखें, आपको अभी हाल बताया गया था चंद्र ग्रहण कब होता है, तो आपने बताया था चंद्रमा से निकलता है पूर्णिमा के लिए। तो जाहिर सी बात है सूर्य ग्रहण कब होगा, अमावस्या के लिए। देखो एकदम राइट है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। दोस्तों कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए केमिस्ट्री के पोर्शन से आ गया है। ठीक है, फिर भी आपके लिए आता होना चाहिए कि एक कटा हुआ हीरा जो होता है, क्योंकि ये प्रकाश से ही संबंधित है इसलिए उठाया गया है केमिस्ट्री से। ठीक है दोस्तों, क्यों जगमगाता है, क्योंकि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखो कौन सा ऑप्शन है, पहले में नहीं है, दूसरे तीसरे में हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आ रहा है हमारा अगला क्वेश्चन कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। दोस्तों पानी में जितनी भी चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती हैं हमें, इन सब का कारण अपवर्तन ही होता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश क्या कर लेता है, अपना मार्ग बदल लेता है। वही घटनाओं पर ये सब कुछ आधारित होता है। तो देखो यहाँ भी हमारा पहला है परावर्तन के कारण, दूसरा है अपवर्तन के कारण, तीसरा है विवर्तन के कारण, चौथा है परिक्षेपण के कारण। तो परिक्षेपण तो कहीं से कहीं तक ही नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अपवर्तन जो होता है हमारा, यही इन सभी घटनाओं का कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा कि पानी से लटका कर बैठे हुए व्यक्ति। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ कि जब कोई व्यक्ति पानी में पैर लटका कर बैठा हुआ होता है तो उसका
पैर छोटा दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या होता है? मैंने आपको बताया था जितने ये टेढ़ी मेढ़ी घटनाएं होती हैं पानी वाली, इन सब का कारण अपवर्तन ही होता है। तो इसमें भी हमारा हो जाएगा अपवर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है ये। चलो मैं अगली कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है? दोस्तों हमने आपसे क्या कहा था कि जितनी ये पानी वाली घटनाएं सबका कारण अपवर्तन ही होता है। तो यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा? अपवर्तन के ही कारण हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन बी है, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, अगला है हमारा, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती? दोस्तों मैंने क्या कहा था? जल के अंदर है, टेढ़ी बेढ़ी नजर आ रही है, तो इसका कारण क्या होगा? सब अपवर्तन होगा, सब अपवर्तन होगा, यानी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जितने प्रकाश से संबंधित उदाहरण एग्जाम पर क्वेश्चन बनते हैं सब करवा रहा हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पर क्या है? पानी में डूबी हुई एक छड़ किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? दोस्तों मैंने क्या कहा? पानी से संबंधित है घटनाएं, तो सभी में क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, भाई साहब आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे हाई स्कूल में से। ठीक है, इंटर में भी फिलहाल है आपका। ठीक है, प्रकाश की वाले चैप्टर में फिलहाल यहाँ पर आप देखें, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या सीधी दिशा में चली जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों थोड़ा सेंस से सोचो आप लोग कि जब कोई प्रकाश किरण कठोर माध्यम से हल्के माध्यम में जाती है तब तो वह अपने अविलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने अविलंब की ओर झुक जाती है। कहने का मतलब विरल माध्यम हल्का माध्यम होता है और सघन माध्यम भारी माध्यम होता है। ध्यान रखना, जब कोई किरण हल्के माध्यम से भारी माध्यम में जाती है तो वह अपने अविलंब की ओर झुक जाती है। कहने का मतलब यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा कि अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन जो है कि प्रकाश से ही संबंधित है, लेकिन ये मेरे हिसाब से देखा जाए तो 9th में भी फिलहाल है, लेकिन एनसीईआरटी की इंटर की भी बुक में इसका पूरा चैप्टर है, उससे उठाया गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश होता है। दोस्तों यहाँ पर देखो, ध्यान दो आप लोग। सबसे पहले आपको एक कॉमन बात बता दूं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना तभी संभव है जब प्रकाश सघन माध्यम से चलेगा। ठीक है, और पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगा उसी माध्यम में। तो हमें यही देखना है कि प्रकाश जो है ना सघन माध्यम में ही रहना चाहिए, कोई दूसरा माध्यम उसमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन कि विरल माध्यम से सघन माध्यम, दोस्तों ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों माध्यम है। अगला है हमारा बी कि सघन माध्यम को और आपतन कोण से अधिक के साथ। वो कह रहा है कि यहाँ जो सघन माध्यम होता है, सघन माध्यम में ही रहता है प्रकाश, और जो हमारा अपवर्तन कोण होता है वो आपतन कोण से अधिक होता है। वो ये कहना चाह रहा है आपतन कोण के अधिक के साथ। हाँ बिल्कुल सही है, वो ये भी कहना चाह रहा है कि आपतन कोण के अधिक के साथ। फिलहाल हम अगला वो देखेंगे ऑप्शन कि विरल माध्यम से सघन, इसमें भी दोनों दे दिए, यहाँ भी दे दिया सघन माध्यम से विरल। तो दोस्तों हमने आपको बताया था सघन माध्यम ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होता है, थोड़ा कोण का भी अब सीख लो। जो आपका क्या होता है कि आप वो होता है अपवर्तन कोण तुम्हारा जो होता है आई, और हमारा होता है आपतन कोण। ठीक है, तो इन दोनों कोणों को जब आप देखते हो ये घटना घट रही होती है तो ये 90 अंश से भी अधिक हो जाता है तुम्हारा जो आपतन कोण होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना थोड़ा सा, इसमें मतलब ध्यान रखना कि सघन माध्यम में ये घटना घटती है। ठीक है, तो चलो इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? दोस्तों इंद्रधनुष की घटना आप जानते हो किस कारण से बनती है। हमने आपको, शायद आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि इंद्रधनुष हमेशा देखा जाता है कि जो अपवर्तन और परावर्तनिक घटनाएं घटती हैं उन्हीं के कारण बनता है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा कहीं पर अपवर्तन और परावर्तनिक कारण। देखो ऑप्शन डी दिया हुआ है अपवर्तन और परावर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मिर्ग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? दोस्तों मिर्ग मरीचिका बनाने वाली घटना क्या कहलाती है, ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो देखो यहाँ पर देखते हैं मिर्ग मरीचिका। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए जितनी मरीचिकाएँ वगैरह होती हैं, रेगिस्तान की मरीचिका और तमाम मरीचिका आपने पढ़ी थी 9th क्लास में एनसीईआरटी की बुक में, वो सभी मरीचिकाएँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण होती हैं। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन हमारा डी ही हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बार इस क्वेश्चन में भी आपको बता दूं कि अगर मैं किसी क्वेश्चन को गलत कर रहा हूं
तो वो अपने आप ही बता देगा कि सर आपने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है। जैसे देखो, मैं अगर यहाँ पर विवर्तन को टच करता तो ये कट हो जाता और गलत हो जाता। अगर मैं यहाँ पर व्यतिकरण को टच करता तो ये गलत हो जाता है। यदि मैं यहाँ पर ध्रुवीकरण को टच करता तो ये गलत हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखना। मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ और अगला क्वेश्चन है मेरा दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है कि मतलब उससे ले लिया गया है बायोलॉजी से। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग अभी हटा रहे हैं, बायोलॉजी वाली ही स्लाइड में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर है हमारा अगला क्वेश्चन कि तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई दे। दोस्तों फिर वही क्वेश्चन आ गया कि मतलब क्या कहना चाह रहा है। वो ये कह रहा है यदि किसी बर्तन में कोई तरल भरा हुआ है, कोई द्रव भरा हुआ है, तो उसका तल थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। हमने आपको क्या कहा था कि किसी जल में अगर कोई चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही हैं वस्तुएं, तो सब इनका कारण क्या होता है, अपवर्तन होता है। इसमें भी आंख बंद करके आप अपवर्तन लगा देना जितने भी ऐसे क्वेश्चन मिले। ठीक है, अगला है हमारा कि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वता रखता है आपके लिए कि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। हमने आपको बताया था कि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन कौन सी स्थिति में हो सकता है। देखो थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग। सबसे पहले तो अभी आपने देखा था कि आंतरिक परावर्तन होता क्या है। प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ये बात आप याद रखना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है। सबसे पहले ऑप्शन में कह रहा है कि वायु से कांच में जाए। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हैं, यहाँ तो विरल से सघन में जा रहा है, लेकिन हमने कहा है सघन से विरल में जाए। यहाँ कह रहा है वायु से जल में जाए, तो यहाँ भी दोस्तों उल्टी क्रिया हो रही है। ठीक है, यहाँ कह रहा है सी में कि कांच से वायु में जाए, लेकिन यहाँ जरूर कह रहा है कि सघन से विरल में जाए। अगले भी देखते हैं डी में क्या कह रहा है, जल से कांच में जाए। यहाँ भी दोस्तों गलत कह रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि आंतरिक परावर्तन के लिए ये मतलब एक शर्त होती है कि प्रकाश जो है सघन माध्यम से ही मतलब उसमें जाना चाहिए। ठीक है, विरल में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।